Okay, so now we continue with the fifth lecture of stereochemistry. तो प्रीवियस लेक्चर में वी टॉक्ड अबाउट द वेरियस सिमेट्री एलिमेंट्स. तो अब बात करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनएंशियोमर्स, कि इनएंशियोमर्स में डिफरेंस आता कहाँ है. देखो, इनएंशियोमर्स की जो मेन डिफरेंस है, हम ये बोलते हैं कि इनएंशियोमर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स बिकॉज उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होती है. अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो वो देखने से पहले एक बार इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं. देखो, प्लस ब्यूटेनोल मतलब ब्यूटेन 2-ओल और माइनस ब्यूटेन 2-ओल दोनों का बॉइलिंग पॉइंट यहां पे क्या है, सेम. ओके, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं आया. फिर प्लस आर टार्ट्रिक एसिड और माइनस एस टार्ट्रिक एसिड, ये दोनों भी इनएंशियोमर्स हैं. इनका भी मेल्टिंग पॉइंट देखें तो कोई डिफरेंस नहीं आया. पर अगर प्लस माइनस टार्ट्रिक एसिड जो कि इनएंशियोमर नहीं हुआ, इनका डायस्टीरियोमर हुआ, उसका थोड़ा डिफरेंट है. तो एक बात तो क्लियर है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम फॉर बोथ इनएंशियोमर्स, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप वही है, स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ ओरिएंटेशन का डिफरेंस है, कनेक्टिविटी भी वही है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं आने वाला. अब अगर हम मिक्सचर लें इनएंशियोमर्स का, ठीक है, किसी एक कंपाउंड के दोनों इनएंशियोमर का मिक्सचर लेते हैं, लेट अस से प्लस ब्यूटेन 2-ओल और माइनस ब्यूटेन 2-ओल का मिक्सचर ले लेते हैं 30-70 40-60 कुछ ऐसा करके, तब उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी प्योर सैंपल से. ठीक है, जैसे कि यहां पर आपने लिया तो टार्ट्रिक एसिड के ये प्लस आर टार्ट्रिक एसिड से डिफरेंट है, ये प्लस और माइनस का मिक्सचर है, तो यहां पे आपका जो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा था दैट वाज डिफरेंट. दैट मींस मिक्सचर्स ऑफ एनएंशियोमर्स ऑफ अ कंपाउंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन प्योर सैंपल्स ऑफ ईच. देन थर्ड इज the enantiomers react differently with other chiral substances. तो enantiomers को अगर दूसरे chiral substance के साथ रिएक्ट करना है तो डिफरेंट रिएक्ट करते हैं, पर अगर दूसरा ए chiral है तो वो एक जैसा रिएक्ट करेंगे. तो मान लो हमारे पास दो enantiomer, एक आर है और एक एस है. अगर दोनों को ए chiral substance से रिएक्ट करना हो तो दोनों का रिएक्शन एक जैसा होगा, पर दोनों को chiral से रिएक्ट करना है तो दोनों का डिफरेंट होगा. अब ये आप उससे रिलेट कर सकते हो कि जो आपको मैंने बताया था कि मेडिसिन कायरल होती है. हमारी बॉडी में क्या होते हैं, साइट्स होती हैं जहां पर डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह वो आके अटैच होते हैं. तो वो साइट एक पर्टिकुलर, उसकी कैविटीज एक पर्टिकुलर शेप की होती हैं. अगर उसमें आर फिट होना है तो आर ही फिट होना है, एस नहीं होगा. तो वो कैविटी बेसिकली कायरल है अपने आप में. तो कायरल आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो डिफरेंट होंगे. ओके, तो एनएंशियोमर्स जब कायरल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तब उनके जो रिएक्शन है वो उनमें डिफरेंस आता है. अब एक इजीली ऑब्जर्वेबल वे जिसमें इनएंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं और हमें डायरेक्टली उसका पता भी लगता है, दैट इज देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? देखो, पहले बात करें कि लाइट क्या है. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेड में और ये ब्लू में मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं. तो ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रिप्रेजेंटेशन. तो दिस इज लाइट. अब जो नॉर्मल बल्ब, जो एक लाइट सोर्स है, उससे जो लाइट आ रही है उसको अगर हम देखें तो उसकी सभी प्लेन्स में ऑसिलेशन है. तो लाइट वेव्स दे ऑसिलेट इन ऑल द प्लेन्स. ये ऑर्डिनरी लाइट है, नॉर्मल जो आप यूज करते हो डेली. अब इसको एक हम पोलराइजिंग फिल्टर से पास कर रहे हैं. पोलराइजिंग फिल्टर जस्ट लाइक एक खिड़की है. अब इस खिड़की में क्या है, वर्टिकल स्लॉट्स बने हुए हैं. इट मींस ये जो वर्टिकल वाली लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ये तो इसके थ्रू निकल जाएगी. क्यों? क्योंकि ये इसके साथ ओरिएंटेशन में है, प्रॉपर लाइन में है. पर ये जो एंगल पे है ये तो फंस जाएंगे इस खिड़की में, राइट? तो दीज एंगुलर अदर कंपोनेंट्स और अदर ऑसिलेटिंग वेव्स वो इस पोलराइजिंग फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाएंगी. सिर्फ ये जो वर्टिकल वाला था ये क्रॉस करेगा. तो आगे आपको ये वाला एक कंपोनेंट मिल रहा है. तो दिस इज अ प्लेन पोलराइज लाइट. इसके प्लेन को पोलराइज कर दिया गया है. अब इसमें क्या है, एक सिंगल प्लेन में ही ऑसिलेशन है, बाकी सारी प्लेन की ऑसिलेशन कैंसिल हो गई. तो ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइजिंग फिल्टर से पास करने पे जो जनरली क्या होता है, निकोल प्रिज्म.
तो ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइजिंग फिल्टर से पास करने पे वो बन जाती है प्लेन पोलराइज लाइट, जिसमें सिर्फ एक ही प्लेन में ऑसिलेशन रहती हैं। अब इसका हमारे सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है? देखो, आपने पोलराइज ग्लासेस तो देखे होंगे, ठीक है? किसी भी, अगर आप ऑप्टिशियन के पास जाते हो, किसी शोरूम में जाते हो, तो आप किसी ब्रांड की पोलराइज सन ग्लासेस चेक कर लो। ओके, पोलराइज्ड सन ग्लासेस में ग्लेयर्स कम पड़ते हैं, मतलब ड्राइविंग के टाइम वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो पोलराइज सन ग्लास क्या करता है, इस वर्टिकल वाले कंपोनेंट को अलाउ करेगा, हॉरिजॉन्टल वाले को ब्लॉक करता है, राइट? तो दो पोलराइज ग्लास लो, दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो, जैसे ये वाला है, तो इसके सामने दूसरा वाला जो रखा आपने 90 डिग्री पे रख दिया ना, तो ब्लॉक हो गया यहां पे। क्यों? दो 90 डिग्री पे रखने का मतलब कि पहले आपने ये खिड़की ली, इसमें वर्टिकल स्लॉट थे, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट इसके थ्रू पास कर गया। फिर इस खिड़की के ऊपर आपने हॉरिजॉन्टल स्लॉट वाली खिड़की एक और रख दी, तो इस हॉरिजॉन्टल वाली से हॉरिजॉन्टल वाला पास कर रहा था। देखो, पहली खिड़की से हॉरिजॉन्टल वाले पास कर गए, आगे जाके वर्टिकल में ब्लॉक हो गए, तो दोनों के बाहर तो कोई जा ही नहीं पाएगा, जो एक से निकल जाएगा दूसरे में फंस जाएगा। तो ऐसा होता है कि जब दो पोलराइज ग्लासेस को 90 डिग्री पर अगर आप रख दे तो उससे कोई लाइट पास नहीं करती, क्योंकि जो एक ग्लास से पास करेगी वो दूसरे में ब्लॉक हो जाएगी। समझिए? तो दैट इज पोलराइज सन ग्लासेस। अब हमारे केस में क्या है, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट आई, इसको हम एक सैंपल सेल से पास करेंगे। इस सैंपल सेल में क्या है, इस सैंपल सेल में सॉल्यूशन है एक कायरल सब्सटेंस का, मान लो किसी इनेंशियोमर का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। अब वो इनेंशियोमर क्या करता है, ये देखो लाइट आई, तो ये जो ऑसिलेशन थी ये इस प्लेन में थी पहले, ये धीरे धीरे रोटेट कर रही है, तो जितनी देर तक ये इसमें ट्रेवल करेगी वो रोटेट करती जाएगी। फाइनली रोटेट करने के बाद ये इस एंगल पे आ गई, तो इतने एंगल से रोटेशन होगी इसमें, ठीक है? अब ये आपने डिटेक्ट किया एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है ना? तो ये रोटेट क्यों हुई? कायरल सब्सटेंस से उसके साथ इंटरेक्ट करने की वजह से। तो प्लेन पोलराइज लाइट भी अपने आप में कायरल है, और यहां जो सॉल्यूशन है वो भी कायरल सब्सटेंस का है। तो जब दोनों कायरल होते हैं तो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ये रोटेट होगी। तो मींस इनेंशियोमर्स कैन रोटेट द प्लेन ऑफ अ पोलराइज लाइट, या तो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर लेंगे या राइट की तरफ रोटेट करेंगे। पर अगर इस सैंपल सेल में कायरल की जगह ए कायरल सब्सटेंस रखते तो कुछ नहीं होता, वो सीधी रहती विदाउट एनी रोटेशन। समझ आया? तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट इज द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। नाउ दिस इज द डायग्राम, ये आपका लाइट सोर्स आ गया फर्स्ट। सेकंड, ये हमारी लाइट है जिसमें सारी प्लेन्स में ऑसिलेशन दिखाई दे रही है, ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है? तो 2 इज अवर ऑर्डिनरी लाइट। 3 ये आपका आ गया पोलराइजिंग फिल्टर, ठीक है? और ये 4th क्या आ गया, ये आ गई अब आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट। 5 इज द सैंपल सेल कंटेनिंग, क्या होगा इसमें, कायरल सब्सटेंस का सॉल्यूशन होगा। तो धीरे धीरे ये रोटेट कर रही है, तो रोटेशन हुई, रोटेशन के बाद अब देखो ये एंगल पे रोटेट आ गया ना, तो ये पीछे एनालाइजर है। एनालाइजर में हम देखते हैं इसको घुमा के कि अच्छा ठीक है अभी कितने एंगल पे मिली आपको। तो आपने क्या करना है, पहले ये एनालाइजर जो था इस पोलराइजिंग फिल्टर के बिल्कुल पैरेलल था, मतलब ये पोलराइजिंग फिल्टर भी वर्टिकल स्लॉट्स हैं, एनालाइजर में भी वर्टिकल थे, ऐसे रखे हुए हैं। पर वर्टिकल में भी ये एंगल पे आ रही है, तो ये तो लाइट ऐसे आ रही है, तो इससे तो क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो एनालाइजर को हम थोड़ा थोड़ा घुमाना स्टार्ट करते हैं, तो जिस एंगल पे लाइट पूरी इंटेंसिटी से क्रॉस कर जाए मींस उतने एंगल पे वो रोटेट होगी, तो यहां से आपको एंगल मिल जाएगा, ठीक है, एनालाइजर से। तो ये पूरा जो सेटअप है दिस इज कॉल्ड पोलरीमीटर, ठीक है? तो पोलरीमीटर ये है इक्विपमेंट, इसके थ्रू हम प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट की रोटेशन को मेजर करते हैं। तो समझ आ गया? तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होने का मतलब क्या हुआ, दोज विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। तो अगर वो दो टाइप के हो सकते हैं, अगर वो राइट में रोटेट कर रहे हैं उसको क्लॉकवाइज, तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है? रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट
टू द राइट, दैट इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन वालों को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, स्मॉल डी या प्लस साइन से। फिर लीवर रोटेटरी क्या हो जाएंगे? रोटेट द प्लेन ऑफ पोलर लाइट टू द लेफ्ट, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हुआ कि दो एनेंशियोमर्स में से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक लीवो होगा। तो मतलब एक डी होगा तो एक एल होगा, या एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आर जो है, आर और एस, हमारे पास दो टाइप के एनेंशियोमर आएंगे, अभी उसका नॉमेनक्लेचर भी करेंगे आगे, डोंट वरी। तो इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है, जैसे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पढ़ रहे हैं ना, सिस ट्रांस ई जेड, वैसे यहां भी करते हैं आर एस नॉमेनक्लेचर। पर उस आर एस का इस डेक्स्ट्रो और लीवो से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बोलते कि आर डेक्स्ट्रो होता है या लीवो होता है, नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। समझ गए? तो डेक्स्ट्रो और लीवो हमें कैसे पता लगेंगे? एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता लगेंगे, ऐसे देख के नहीं लगेगा पता। अब एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, मान लो डेक्स्ट्रो वाले ने 30 डिग्री राइट में रोटेट कर दिया, तो लीवो वाला क्या करेगा? वो 30 डिग्री लेफ्ट में रोटेट करेगा। दोनों एनेंशियोमर दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू एन इक्वल एक्सटेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बराबर रोटेट करते हैं पर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो अगर मैं ऐसा करूं, 50% एक एनेंशियोमर लूं और 50% दूसरा लूं, मतलब 50% प्लस लिया 50% माइनस लिया, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि जितना एक लेफ्ट में रोटेट करेगा उतना दूसरा राइट में रोटेट करेगा, तो नेट रोटेशन को वो 0 कर देंगे। समझे? तो मींस ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो गई? 0 हो गई। फिर वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं बचा, नाउ इट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बात करते हैं कि जो रोटेशन है उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, तो रोटेशन को कैरेक्टराइज करके हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है? इट इज द ऑब्जर्व्ड रोटेशन एट अ सर्टेन कंडीशन। कि जो आप नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया रोटेशन कितनी हुई, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि कितने कायरल मॉलिक्यूल्स उस पोलराइज लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका जो सेल था, सैंपल सेल, वो छोटा था, कम लेंथ का था, तो लाइट थोड़ी देर तक उसमें से ट्रेवल करेगी, तो रोटेशन बहुत ज्यादा नहीं आएगी। पर वही सैंपल सेल लंबा हो जाए तो ज्यादा देर तक लाइट उसके बीच में रहेगी, तो ज्यादा देर तक इंटरेक्ट करेगी, ज्यादा नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगी, तो ज्यादा रोटेशन आएगी। तो मतलब हुआ कि जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन है वो इस पे डिपेंड करती है कि कितने कायरल मॉलिक्यूल्स के साथ लाइट इंटरेक्ट कर रही है, और कितने नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स हैं ये इस पे डिपेंड करेगा कि कितनी लेंथ है सैंपल ट्यूब की, और उसमें उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूट है। तो फिर हम उसको जनरलाइज करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। ऊपर ये टी मेजर किस टेम्परेचर पे मेजर्ड है, और लैम्डा मतलब किस वेवलेंथ को आप मेजर कर रहे हो। तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी। थीटा है ऑब्जर्व्ड रोटेशन, जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि 30 डिग्री पे घूम गया, ठीक है, 30 डिग्री से रोटेट कर गया। अब लेंथ क्या है सैंपल ट्यूब की? तो लेंथ आपको पुट करनी है यहां पर डेसीमीटर में। एक डेसीमीटर कितना होता है? 1 डेसीमीटर इज 10 सेंटीमीटर, राइट। और कंसंट्रेशन डालनी है यहां ग्राम पर एमएल में, तो ये ध्यान रखना। तो जब आप लेंथ को डेसीमीटर में डालते हो, कंसंट्रेशन को ग्राम पर एमएल में लेते हो, तब ये थीटा अपॉन एल इंटू सी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन चेंज नहीं होती, ये थीटा चेंज हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी, सी बढ़ जाएगा, तो थीटा चेंज हो जाएगा, पर अल्फा उतना रहेगा। समझे? तो फॉर्मूला याद रखना बस। अब इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, पहले इसको नोट डाउन कर लो, स्पेसिफिक रोटेशन, और इस क्वेश्चन को भी लिख लो। अब देखो, when one of the enantiomers of butane 2-ol is placed in a polarimeter, the observed rotation is 4.05 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज आ रही है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास क्या है, माइनस ब्यूटेन 2-ol, दैट इज लीवर रोटेटरी है जो स्टार्टिंग में है, राइट। द सॉल्यूशन वॉज मेड बाय डाइल्यूटिंग 6 ग्राम ऑफ ब्यूटेन 2-ol to a total of 40 ml, and the solution was placed into a 200 mm polarimeter tube for the measurement. Determine the specific rotation. तो देखो, हमारे पास जो 4.05 डिग्री आई वो ऑब्जर्व्ड रोटेशन है, तो थीटा आ गया आपके पास
4.05 डिग्री। ठीक है, कैसा? लेफ्ट में मतलब उसको क्या करेंगे हम? माइनस लिखेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज है। और 6 ग्राम था 40 ml में, और पाथ लेंथ कितनी थी? 200 मिलीमीटर। तो लेंथ कितनी होगी? 200 मिलीमीटर, दैट इज 2 डेसीमीटर। ठीक है ना? तो 200 मिलीमीटर बेसिकली क्या हुआ? 20 सेंटीमीटर, तो दैट इज 2 डेसीमीटर। तो अल्फा इज एक्चुअली थीटा अपॉन एल इंटू सी। तो थीटा आ गया -4.05 डिग्री डिवाइड बाय लेंथ 2 डेसीमीटर, और कंसंट्रेशन ग्राम पर ml, दैट इज 6 डिवाइड बाय 40। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा -13.5 डिग्री। तो दैट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस लीवो रोटेटरी इनेंशियोमर माइनस ब्यूटेन 2 सिंपल सा पार्ट था। तो इसी तरह से सिमिलरली हम इस पे आगे कुछ और अच्छे प्रॉब्लम भी करेंगे आफ्टर वी फिनिश दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब तो मैंने बीच में आपको रेफरेंस बात की थी RS नॉमेनक्लेचर की। तो इनेंशियोमर्स तो हमारे पास आ गया, पर इनेंशियोमर्स की नेमिंग भी तो करनी है ना। कैसे हम दोनों को अलग अलग नाम देंगे? तो नेमिंग के यहां पर भी दो पॉपुलर मेथड है, एक तो रिलेटिव है और एक एब्सोल्यूट है। तो उनको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मतलब हम 3D स्ट्रक्चर को एक कन्वीनियंट 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। यहां पे देखो, अब ये हमारे पास एक 3D स्ट्रक्चर है, Z, Y, X, W, ये 4 बॉन्डेड 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अब यहां पे हमने इसको 2D फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? राइट देखो, ये है हमारी फिशर प्रोजेक्शन, प्लस साइन की तरह दिखता है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये। तो ये करने के लिए हम कुछ रूल फॉलो करेंगे। पहला रूल, मेन कार्बन चेन इज टेकन ऑन द वर्टिकल लाइन। तो ये जो वर्टिकल लाइन है आपकी मेन कार्बन चेन की, 4 कार्बन की चेन है, 5 के, वो वर्टिकल में होनी चाहिए, पहला रूल। सेकंड, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन ऑन द टॉप। जैसे मान लो आपकी चेन में एक CHO ग्रुप था, चलते चलते फिर CH2 है, CHCl है, कुछ ऐसा करके, और ये CH3। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, आप ये बोल सकते हो। तो CHO हुआ, तो CHO को फिर टॉप पे रखना है और CH3 वाले को बॉटम में। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन टॉप पे आता है और लीस्ट ऑक्सीडाइज को रखते हैं बॉटम में जब फिशर पे बनाना है। राइट तो ये नॉर्मल रूल है ये। तो अब हमारे पास ये आ गया स्ट्रक्चर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फिशर में। अब देखना क्या करना है हमने। अब एक तरीका है हमारे पास, हम इस एंगल से देखें, अगर दिस इज द व्यूइंग एंगल, इस एंगल से आप देख रहे हो, तो आपके लेफ्ट में कौन है? CH3 CH2, ठीक है ना। तो इस एंगल से अगर आप देखते हैं तो लेफ्ट में आ गया CH3 CH2, राइट में क्या आ गया आपके? ये OH, तो राइट में आ गया OH। ऊपर को क्या आ गया? CH3, तो ऊपर को आ गया CH3। और ये जो पीछे है इसको खींच के सीधा कर दें, अगर हम आगे ले आए तो ये नीचे आएगा ना। ये देखो, H को पकड़ के खींच के आगे कर लो ऐसे, तो ये आ जाएगा नीचे। तो ये होगी इसकी फिशर प्रोजेक्शन। एक ये, अब आप बोलोगे सर लॉन्गेस्ट चेन तो वर्टिकल नहीं आई। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो तो ये है, पर आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो किसी भी एंगल से देखना है आपने, दो ग्रुप्स के बीच से आपने को देखना है। मान लो आप बोलते हो सर अगर हम इस एंगल से देखें तो क्या होगा? ठीक है, यहां से देखने पे क्या हो रहा है? अब देखो, तब भी ऐसे क्रॉस बना लो। जब यहां से देख रहे हो तो यहां आप खड़े हो, आपके लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में आपके फिर OH है, आपके राइट में क्या है? H। ऊपर की तरफ क्या है? CH3, और नीचे की तरफ क्या है? यहां से आप देखो तो ये पीछे होगा, तो इस CH3 CH2 को पकड़ के सीधा आगे कर दो, तो CH2 CH3। तो ये दोनों स्ट्रक्चर देखने में आपको सेम लग रहे हैं या डिफरेंट लग रहे हैं? ऑब्वियसली डिफरेंट लग रहे हैं, राइट। पर ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम है। तो देखने में तो डिफरेंट लग सकते हैं क्योंकि आप अलग अलग एंगल से उनको ड्रॉ कर रहे हो। अब फिशर प्रोजेक्शन में
इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज अलाउड है, मतलब 2 एक्सचेंज कर दिए, 4 कर दिए, 6 कर दिए, तो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने पे सेम कन्फिग्रेशन रहती है। अगर आप ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज कर दो तो कन्फिग्रेशन चेंज कर जाती है, हमें उसका मिलता है इनेंशियोमर। ठीक है, कैसे, इसको भी साथ के साथ देख लेते हैं। यहां पे अब देखो, इस वाली लेट अस से इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। क्या हम ए और बी को अगर दोनों सेम है तो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने से मैच कर जाना चाहिए। तो देखो, ए को हमने बी के बराबर करना है, तो ये जो CH2 CH3 इसको कहां लाना है, लेफ्ट में। तो इसको और OH को एक बार इंटरचेंज कर लिया, ठीक है ना, कर लिया। तो ये CH2 CH3 यहां तो आ गया, यहां क्या आ जाएगा OH। फिर OH और इस H को इंटरचेंज कर लेंगे, तो OH यहां चला जाएगा, यहां जाएगा, तो बन गया ना B। तो 2 एक्सचेंज करने से, 2 अब जरूरी नहीं है साइड वालों को करो, आप CH3 और C2H5 को भी कर सकते हो एक्सचेंज। तो किन्हीं भी 2 ग्रुप को एक्सचेंज करो। अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स करोगे तो कन्फिग्रेशन सेम रहेगी, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करोगे तो आपको इनेंशियोमर मिल जाएगा। समझे? तो ये इनेंशियोमर क्रिएट करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर हमें ए का इनेंशियोमर बनाना तो क्या करना है, किन्हीं भी 2 को इंटरचेंज कर लो, OH और H को कर लो, CH3 और OH को कर लो, किन्हीं भी 2 को इंटरचेंज कर लो एक बार या 3 बार, दैट विल गिव यू द इनेंशियोमर, राइट। तो फिशर प्रोजेक्शन बनाना आ गया, किसी भी एंगल से देखना, 2 एटम के 2 ग्रुप्स के बीच में से देखना है। सिमिलरली यहां पर हमारे पास आ गया ग्लिसरल्डिहाइड, CH2OH CHOH CHO। तो ये वाला जो कार्बन है दिस इज कायरल। तो कायरल को हम लिखेंगे, ये देखो, ये आपका बीच में आ गया कायरल सेंटर, ये वाला प्लस हमेशा कायरल सेंटर पे होता है, ठीक है, सेंटर जो है। अब क्या करना है, अब इसकी फिशर प्रोजेक्शन लिखनी है। अब ये 3D नहीं है कि आप एंगल से देखो, अब अगर ये 3D नहीं है तो आपको इसको फिशर में बनाना है, तब आप रूल लगाओ कि मेन कार्बन चेन वर्टिकल लेनी है। तो मेन कार्बन चेन कौन सी, 1 2 3, और सबसे ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सा है इनका, कार्बन। दिस इज द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। तो इसको टॉप पे लेना आपने, तो इसको ले लिया यहां टॉप पे CHO, अगला ये आ गया CH, और नीचे आ गया लास्ट में आपका CH2OH। अब बीच वाला जो कार्बन था CH, उस पे 2 ग्रुप हैं, H और एक OH। एक बार आप ऐसे लिख सकते हो H और OH, और दूसरी बार क्योंकि 3D से तो कन्वर्ट कर नहीं रहे, अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, तो 2 बार कैसे लिख सकते हो आप, एक बार ये हो गया और दूसरी बार वर्टिकल वालों को एज इट इज रखते हैं, CHO CH2OH। H और OH को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो OH को ले आते हैं यहां पे, H को ले जाते हैं यहां पे, तो एक इंटरचेंज किया ना, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, दीज आर द इनेंशियोमर्स। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड के हो गए 2 इनेंशियोमर्स। समझे? तो ये आ गया क्लियर। अब इसको अगर मान लूं मैं एक स्ट्रक्चर ऐसे लिखता हूं, लेट अस से यहां CHO, यहां पे CH2OH, यहां पर OH और AH, ये लिख दिया मैंने, तो क्या ये गलत है? नहीं, पर मुझे बताना है ये कौन सा स्ट्रक्चर है। लेट अस से इनेंशियोमर में ये A है और ये B है, तो मुझे बताना है ये वाला कौन सा है। तो देखते हैं किससे मैच कर सकते हैं, तो CHO तो ऊपर ही है। अब एक काम करें, CH2OH और OH को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां रह गया OH, तो एक एक्सचेंज करने पे ये A से मैच हो रहा है ना। मैंने कहा था एक एक्सचेंज करने के बाद क्या बनता है, इनेंशियोमर, तो मतलब ये B था, समझे। क्योंकि 2 एक्सचेंज करोगे तो OH और H को भी एक्सचेंज कर लो। 2 एक्सचेंज करने पे किससे मैच हो रहा है, B से। तो यस, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने पे कन्फिग्रेशन सेम रहती है, क्लियर। सिमिलरली, अब ये तो ग्लिसरल्डिहाइड के लिए था, सिमिलरली हम एलेनिन, ये बीच वाला कार्बन कायरल है, तो इसमें भी ऐसे करेंगे,
मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन ये है COOH, इसको टॉप पे लिखा, लीस्ट ऑक्सीडाइज CH3 नीचे है। अब H और NH2 लेट अस एक बार ऐसे लिखते हैं हम, और दूसरी बार NH2 को यहां कर देते हैं, H को यहां कर देते हैं, और ये CH3, तो ये दो भी क्या हो गए, इसके इनेंशियोमर्स। समझ आया? तो ये है फिशर प्रोजेक्शन लिखने का नॉर्मल तरीका। तो सिंपल स्ट्रक्चर से लिखना है कैसे है ये भी आपको बता दिया, और 3D स्ट्रक्चर को कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आपको मैंने बता दिया। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कन्फिग्रेशनल नॉमेनक्लेचर के। अब हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर, नेमिंग कैसे करनी है। तो नेमिंग के दो मेथड हैं, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। रिलेटिव मेथड को बोलते हैं DL, कैपिटल D कैपिटल L। इसका स्मॉल d और L जो आपने डेक्स्ट्रो लिवो पढ़ा उससे कोई रिलेशन नहीं है, समझे? कैपिटल D आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है, लिवो भी हो सकता है, तो DL का स्मॉल dl से कोई रिलेशन नहीं है, इट्स अ रिलेटिव कन्फिग्रेशन। रिलेटिव मींस अभी बताता हूं, देखो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का अभी हमने ड्रॉ किया था, राइट, और मिरर में जिसकी दूसरा इनेंशियोमर। ये वाला जो फॉर्म है ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि ये प्लस है, मतलब डेक्स्ट्रो है। ये डेक्स्ट्रो वाले में OH कहां है, राइट साइड पे, तो इसको कहा गया कैपिटल D ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इसको देखना है आपने, तो OH अगर आपका राइट साइड में था तो कैपिटल D, वही OH जब आपका लेफ्ट साइड में आ गया तो वो हो गया कैपिटल L। समझे? तो बस ये OH की पोजीशन के हिसाब से कन्फिग्रेशन को नाम असाइन करता है। ये OH राइट में तो D, लेफ्ट में तो L। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ OH के केस में आपको करना है। जो एलेनिन था, एलेनिन में क्या था, NH2, सेम चीज यहां पर NH2 कहां है, राइट में, तो ये कैपिटल D एलेनिन, और यहां लेफ्ट में तो ये L। समझ आया? तो पहले इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? तो ये हमने D असाइन कर दिया इसको। अब इसी के रिस्पेक्ट में बाकियों की नेमिंग हम करते चलेंगे, पर तरीका मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को आपने टॉप पे रखना है, तभी ये DL नेमिंग करनी है। ऐसे नहीं कि कैसी भी फिशर कन्फिगरेशन थी और उसमें आपने कर दिया, ठीक है? अगर नहीं है, मोस्ट ऑक्सीडाइज टॉप पे नहीं है, तो उसको लेके आओ इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करके। तो अभी देखो ये मोस्ट ऑक्सीडाइज टॉप पे है, लीस्ट ऑक्सीडाइज नीचे है, NH2 कहां है, लेफ्ट में, ठीक है? तो ये कौन सा कंपाउंड है, ये दिस इज एलानिन। और कौन सा एलानिन, एलानिन, राइट। ये वाला COH NH2 CH2 ये डिफरेंट है, ओके, ये डिफरेंट है, दिस इज कॉल्ड सीरीन। अब इस वाले को देखना है, NH2 कहां है, राइट साइड में, तो कैपिटल D सीरीन। अब ये प्लस होगा माइनस होगा हमें नहीं पता, वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है सारे। यहां पे मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन टॉप पे है, लीस्ट ऑक्सीडाइज वाली चेन नीचे, मतलब ये मेन चेन को वर्टिकली रखना है। फिर देखो NH2 और H को, तो ये कहां है, लेफ्ट में, तो ये आ गया L ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, नोट कर लो साथ के साथ। फिर अब ये वाले जो केस हैं, ग्लूकोज, देन दिस इज थ्रियोस, देन दिस इज फ्रक्टोज। अब इनमें तो बहुत सारे H और OH हैं, तो क्या करोगे आप, आपने ये जो जंक्शन है ना, ये जो लास्ट वाला जंक्शन है उसको कंपेयर करना है, बस लास्ट वाले को। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज को तो टॉप पे रखा, लीस्ट ऑक्सीडाइज को बॉटम पे रखा, और जो लास्ट वाला जंक्शन है वो कंपेयर करना है, राइट, ये वाला। तो OH कहां है, राइट में, तो फिर इसको बोलते हैं कैपिटल D ग्लूकोज। और ये कैपिटल D जो है ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई आप करोगे तो ये प्लस आएगा, डेक्स्ट्रो आएगा, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि D और डेक्स्ट्रो रिलेटेड है, नहीं। अब ये भी इसमें दो जंक्शन बने, तो नीचे वाला है ना, जो लास्ट वाला जंक्शन है ये हो गया राइट में है D थ्रियोस। इस केस में भी लास्ट वाला जंक्शन राइट में है, तो दैट इज D फ्रक्टोज। तो याद आया, ग्लूकॉन D, समझ आ गया?
अब इसी की जगह ये OH को अगर मैं लेफ्ट में कर दूं, H को राइट में कर दूं, तो ये L ग्लूकोज हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये D था तो वो वाला क्या एग्जैक्टली माइनस हो जाएगा? नहीं, वो एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि सब मल्टीपल कायरल सेंटर्स हैं यहाँ पे, राइट? तो आई थिंक आपको रिलेटिव नॉमेनक्लेचर तो लिखना आ गया, तो इतना क्लियर कर लो। फिर अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद RS कॉन्फ़िगरेशन, कि RS का नेमिंग हम कैसे करेंगे, एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर। ओके, तो नेक्स्ट वी कंटिन्यू विद RS नॉमेनक्लेचर, दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो R और S दे आर टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेक्टस एंड सिनिस्टर। रेक्टस का मतलब होता है राइट और सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट का मतलब हुआ एक तरह से ये सेंस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर ये मत सोचना कि R मीन्स रेक्टस मीन्स राइट, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी को R बोलते हैं और लीवो को S बोलते हैं। नो, ये R और S जो राइट और लेफ्ट है, वो यहां पर हम नेमिंग में एक रूल पढ़ेंगे कि क्लॉकवाइज रोटेशन आती है या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो R और S का डेक्स्ट्रो और लीवो से डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है। अब देखो, व्हाट आर द रूल्स फॉर असाइनिंग RS नेम। पहला, जो भी हमारे पास कायरल कार्बन है उसके साथ जो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे उनको प्रायोरिटी असाइन करनी है। जैसे कि आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था ना, EZ में, तो जितना हाई एटॉमिक नंबर उतनी हाई प्रायोरिटी। तो अब जैसे कि इस कार्बन के साथ ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और H लगे हुए हैं, तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन को मिल जाएगा प्रायोरिटी 1। उसके बाद क्लोरीन, तो यह रहेगा 2, देन फ्लोरीन 3, देन हाइड्रोजन 4। ठीक है, तो पहला काम प्रायोरिटी। अब सेकंड वाले स्ट्रक्चर में देखें तो क्या होगा? पहले देखो, पहला जो एटम कनेक्टेड है ना उसको देखना है। यहां पर कार्बन कनेक्टेड है, यहां नाइट्रोजन कनेक्टेड है, यहां फ्लोरीन कनेक्टेड है। तो जो फर्स्ट एटम कनेक्टेड होता है उसको कंपेयर करना होता है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और H, इनमें सबसे हाई एटॉमिक नंबर किसका है? फ्लोरीन। तो यह आ जाएगा 1, फिर उसका नाइट्रोजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, यह आ गया 3, और H तो हमेशा लास्ट होता है, ये हमेशा 4 ही होता है इन चारों में। अब देखो, यहां पहला कनेक्शन ऑक्सीजन के साथ है, तो ये आ गया 1। अब यहां पर भी C कार्बन है, यहां भी कार्बन है, तो पहले एटम पे अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है तो उसे आगे चलो। ये कार्बन आगे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन आगे 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। ओके, तो नेक्स्ट जो कनेक्शंस होते हैं उनमें जो हायर एटॉमिक नंबर, तो अगर आप देखोगे ये कार्बन आगे 2 तो H लगे हैं, तीसरा कार्बन है, तो जो लोअर एटॉमिक नंबर है H उसको कंपेयर नहीं करना, जो हायर है। ठीक है, तो नेक्स्ट में भी जो हायर एटॉमिक नंबर होगा उसको कंपेयर करें। तो आगे यहां एक और कार्बन है, जबकि वहां पे आगे सारे हाइड्रोजन है, तो दैट इज वाई ये आ जाएगा प्रायोरिटी 2, ये आ जाएगा प्रायोरिटी 3 और ये आ जाएगा प्रायोरिटी 4। सेकेंड रूल, हैवियर आइसोटोप। मान लो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी लगा और ड्यूटेरियम भी लगा हुआ है, तो एलिमेंट तो सेम हो गया पर आइसोटोप डिफर कर रहे हैं। तो जो ज्यादा हैवी आइसोटोप होता है, जिसका मास नंबर ज्यादा है, उसको हायर प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि ट्रीटियम को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ड्यूटेरियम होगा तो 2 और हाइड्रोजन होगा तो उसको थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, तो जस्ट नोट डाउन द रूल्स। अब नेक्स्ट यहां पे कंपेयर हम कर रहे हैं प्रायोरिटी का। देखो, अब कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच्ड है, बाकी 2 H हैं, और नेक्स्ट वाले में कार्बन के साथ 2 क्लोरीन अटैच्ड हैं। तो 2 क्लोरीन से कोई मतलब नहीं हमें कि 2 हैं या 3 है, क्या है। पॉइंट इज, इस कार्बन के साथ तीनों कनेक्शन में जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है वो ब्रोमीन है, इसके साथ तीनों कनेक्शन में जो हाईएस्ट है वो क्लोरीन है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में हायर एटॉमिक नंबर किसका हुआ? ब्रोमीन का, तो इसीलिए वो हायर प्रायोरिटी में आएगा। अब नेक्स्ट, कार्बन के साथ 2 क्लोरीन है, यहां कार्बन के साथ तीनों कार्बन ही है। ठीक है, तो क्लोरीन को कार्बन से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस बात है क्लोरीन हाई आएगा। अब नेक्स्ट वाले में ये कार्बन तीनों तरफ कार्बन से कनेक्टेड है, जबकि ये वाला कार्बन 2 तरफ कार्बन से कनेक्टेड है, तीसरी तरफ H। तो 2 तरफ क्योंकि कार्बन है तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में,
क्योंकि इसके साथ भी ये दो कार्बन थे, यहां भी ये दो कार्बन है, पर तीसरा यहां पर भी कार्बन है, यहां H है, तो यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. दैट इज वाई दिस हैज हायर प्रायोरिटी. ये जो ब्रोमीन है ये अभी आया ही नहीं पिक्चर में, क्योंकि हम नेक्स्ट एटम तक पहुंचे ही नहीं कंपेयर करते हुए. फर्स्ट कनेक्शन में ही डिफरेंस क्रिएट हो गया. करेक्ट. तो इसके बेस पे अगर हम इस कार्बन के साथ लगे हुए 4 ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन करेंगे तो क्या होगी. देखो, पहला कार्बन, पहला कार्बन, पहला कार्बन, फिर इसके साथ आगे 2 कार्बन है, इसके साथ आगे 1 है, उसके साथ भी आगे 1 है. तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हुआ फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि कार्बन के आगे 2 हैं. राइट. अब इन दोनों में कंपेयर करना तो 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, 2 के आगे कुछ नहीं है, मतलब H है, इसके आगे ब्रोमीन है, तो ये आ जाएगा 2, ये आ गया 3 और हाइड्रोजन आ गया 4. देन रूल नंबर 3, अगर किसी ऐसे एटम की प्रायोरिटी आप चेक करो जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, टू असाइन अ प्रायोरिटी टू एन एटम दैट इज पार्ट ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड, ट्रीट द मल्टीपली बॉन्डेड एटम एज एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिंगली बॉन्डेड एटम्स. मतलब देखो, RCH डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन का डबल बॉन्ड है कार्बन से, उसको ऐसे कंसीडर करो कि देखिए ये हो गया ना, सिंगल बॉन्ड रख लो पहले सारे के सारे. अब इस कार्बन का डबल बॉन्ड था कार्बन से, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड थे, तो एक सिंगल बॉन्ड ये, एक सिंगल बॉन्ड ये हो गया, तो कार्बन के 2 सिंगल बॉन्ड हो गए कार्बन से. सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है इसके भी 2 बॉन्ड है, तो मतलब डबल की जगह उसको 2 सिंगल बॉन्ड ले लो, तो एक तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक ये हो गया. तो ये 2 ग्रुप्स हमने नए यहां पे मतलब इसको एक्सपैंड किया इस तरह से. तो इस तरह से एक्सपैंड करने के बाद फिर आप कंपेयर इजीली कर पाओगे. अब देखो, RCH डबल बॉन्ड NH, तो इसमें क्या आ जाएगा, RCH सिंगल बॉन्ड रखो इसको, तो कार्बन, इस कार्बन के डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड है, तो एक सिंगल बॉन्ड तो ये हो गया और एक सिंगल बॉन्ड ये हो गया. और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 बॉन्ड कार्बन के साथ, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया. राइट. फिर RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे क्या होगा, कार्बन के 3 बॉन्ड है सिंगल, तो एक सिंगल तो ये है, एक ये बना दिया ऊपर की तरफ और एक ये नीचे की तरफ, इसके भी 3 बॉन्ड, एक ये दूसरा, ये तीसरा. तो इस तरह से जब आप इनको एक्सपैंड कर दोगे उसके बाद कंपेयर करना आसान हो जाएगा. राइट. तो नाउ नोट इट डाउन. अब देखो, इस स्ट्रक्चर में हमें प्रायोरिटी असाइन करनी है. तो पहला ये कार्बन है, ये भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन. अब ये कार्बन आगे डबल बॉन्ड, मतलब 2 कार्बन से कनेक्टेड है. डबल बॉन्ड का मतलब 2 सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ. और ये वाला कार्बन आगे 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है. ये कार्बन आगे 1 ऑक्सीजन से है, ये कार्बन आगे 2 कार्बन से है. राइट. एक्सपैंड अगर करना है तो चलो एक्सपैंड भी कर सकते हैं इसको, ये इस तरह से लिख सकते हैं इसको. ठीक है. तो देखो, पहला सारे कार्बन आगे, ये कार्बन आगे 2 ऑक्सीजन से, 2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, आप इसको लिख सकते हो. तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होगा. सेकंड, ये कार्बन आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड है. इस कार्बन के भी आगे 2 सिंगल बॉन्ड है कार्बन से. ये कार्बन आगे 1 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो नेक्स्ट लेवल पे कार्बन बड़ा है ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर में, तो सेकंड प्रायोरिटी इसकी आ गई. अब इन दोनों में क्या देखो, CH डबल बॉन्ड CH2 को कैसे एक्सपेंड करेंगे हम. ऐसे. तो ये पहला वाला कार्बन जो है आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है. ठीक है. ये वाला भी आगे 2 से कनेक्टेड है, पर ये अगला वाला कार्बन भी 1 कार्बन और 2 H, इसमें अगला वाला जो कार्बन है वो तीनों H से ही कनेक्टेड है. तो उसके बेस पे देखें तो दिस वन गेट्स
थर्ड एंड दिस वन गेट्स फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, समझ आया ना? पहला वाला जो कार्बन था वो आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है इस वाले में, तो ये वाला कार्बन भी तो आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ठीक है, डिफरेंस नहीं आया तो आगे चलो। अगला वाला ये वाला जो कार्बन है यहां पे, ये 2 H और 1 कार्बन से कनेक्टेड है। इसमें चाहे इस CH3 को ले लो चाहे इसको ले लो, ये आगे तीनों ही H से कनेक्टेड है, तो यहां तो एक कार्बन आगे भी आ गया, तो इसीलिए इसकी प्रायोरिटी हाई होगी। ठीक है, तो प्रायोरिटी दे दी। अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स के कैसे करना है। तो पहला काम था असाइन प्रायोरिटी, उसके बाद मूव द लोएस्ट प्रायोरिटी टू द डैश पोजीशन। जब आप 3D स्ट्रक्चर बनाते हो तो 3D में क्या जनरली बनाते हैं, जो एक कॉमनली फॉर्म्ड है वो ऐसा है, ये वेज है और ये डैश है। डैश का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये वाला क्या है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो आपको क्या करना है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है मतलब नंबर 4th, उसको डैश पोजीशन पे ले जाना है। कैसे लेके जाओगे, रोटेट करके ले जाओ या इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करके। आपको बताया था इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने से कुछ नहीं होता, सेम रहती कॉन्फ़िगरेशन। तो आप 2 एक्सचेंज कर लो, 4 कर लो, उससे आप कर लो, तो लोएस्ट प्रायोरिटी को डैश पोजीशन पे ले जाओ। फिर उसके बाद क्या करना है, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 होते हुए चलना है। अगर ये क्लॉकवाइज बना तो उसको R बोलेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज बना तो उसको S बोलेंगे। तो प्रायोरिटी असाइन करो, लोएस्ट प्रायोरिटी को पीछे लेके जाओ, बैक साइड में 1 to 3 चलो, मतलब 1 to 2, 2 to 3, और क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S। ठीक है, नोट कर लिया। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 12। ड्रॉ द एनेंटियोमर्स ऑफ 1,3-dibromobutane एंड लेबल देम एज R and S। ठीक है, तो पहली बात तो उसको स्ट्रक्चर को पहले आप एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर लिखो। अब देखो, स्ट्रक्चर में दोनों हमें बनाने हैं, R वाला भी बनाना है, S वाला भी बनाना है। देखना मतलब कौन कौन से होंगे। तो 1,3-dibromobutane, दैट इज ब्यूटेन 4 कार्बन, 1 पे भी ब्रोमो है और 3 पे भी है। तो देखा जाए तो कायरल कार्बन कौन सा है, ये तो CH2 है। ये वाले कार्बन पे 4 ग्रुप डिफर कर रहे हैं। तो जो कायरल कार्बन है उस पे क्या लगा है, एक CH3 लगा हुआ है, एक H है, एक Br है और एक CH2Br। ओके, तो ये हमारा रॉ स्ट्रक्चर हो गया। तो मान लो ये लगा दिया हमने CH2Br और ये लगा दिया CH3, यहां पर लगा दिया Br और H को हमने बाय डिफॉल्ट पीछे रखा। क्लियर, ये एक हो गया ना। अब इसका दूसरा वाला क्या करना है, अगर ये अपने आप में एक एनेंटियोमर है तो दूसरा एनेंटियोमर क्या होगा इसका, मिरर इमेज। तो बना लो मिरर इमेज। ये तो एज इट इज रहेगा CH2Br, यहां H आ जाएगा, यहां Br आ गया एंड दिस इज CH3। अब प्रायोरिटी असाइन करें तो ब्रोमीन को मिला 1, ये पहला कार्बन, आगे कुछ नहीं, आगे फिर कार्बन, ये आ गया 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो 4 वाले को क्या करना है, 4 वाले को जस्ट ऑलरेडी पीछे है वो, तो कुछ नहीं करना है, उसको भूल जाओ। ठीक है, अब आपने 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से इधर चले तो 3 आएगा, ऊपर के चले तो 2। अब देखो ये बोला मैंने, इसको 4 वाले को भूल जाओ जस्ट। तो 1 से 2, 2 से 3 कैसे चल रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है ना। ठीक है, तो ये होगा, तो दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज आ गया तो S। तो ऑब्वियस बात है ये वाला R होगा क्योंकि उसका एनेंटियोमर है, तो S का एनेंटियोमर R ही बनता है। फिर भी कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 से 2, 2 से 3, तो ये ऐसे चलेगा, तो ऑब्वियसली ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये R। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। क्लियर, अब नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 13। इनमें आपको असाइन करनी है RS नेमिंग। तो पहले तो पॉज करके ABCDE यहां तक नोट करो एंड ट्राई टू सॉल्व कि आप प्रायोरिटी कैसे असाइन करोगे, कम से कम उतना असाइन करके जो भी आंसर आपका आ रहा है उसको आंसर कैलकुलेट करो। कर लिया? अब देखो यहां पर ये वाला कार्बन जो है ये कायरल है। अब इसमें प्रायोरिटी देनी है। अब ये जो रिंग है, रिंग को क्या करना है, रिंग को ऐसे ब्रेक करो कि ये वाला हाफ अलग है, ये वाला हाफ अलग है। अब यहां पर ये पहला आइटम कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये वाला कार्बन डबल और यहां सिंगल, मतलब ये 2 और ये 3 और कार्बन से कनेक्टेड है। ये वाला कार्बन आगे सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला भी आगे सिर्फ एक से है। तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले ग्रुप की प्रायोरिटी हो गई 1। देन H तो ऑलरेडी 4 ही होता है, तो H ऑलरेडी पीछे है तो उसको भूल ही जाओ, ये 1 आ गया। अब इधर पहला कार्बन, इधर पहला कार्बन, ये आगे एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये आगे एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये आगे 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो ग्रुप हुआ ये हायर प्रायोरिटी, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया उसमें। तो इस साइड आ गया 2, इस साइड आ गया 3। तो इसको ऐसे कर लो, ये कार्बन हो गया, इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर 1 आ गया, 4 ऑलरेडी पीछे था तो 4 को भूल जाओ। तो 1 से 2, 2 से 3 कैसे आ रहा है ये काउंटर क्लॉकवाइज, तो दिस इज S। इस केस में क्लोरीन आ गया 1, फिर देखो पहला कार्बन, यहां पहला कार्बन, ये कार्बन आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड, ये आगे एक से है, तो ये वाला आएगा 2, ये 3, ये 4 ऑलरेडी पीछे है। तो ये जो 1 ऐसे दिया है इसको सीधा करके लिख लो, ये 1, इधर को 3, इधर को 2, तो 1 से 2, 2 से 3, दैट इज अगेन काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, तो काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या आएगा आंसर फिर से S। देन थर्ड वन, 4th प्रायोरिटी ऑलरेडी पीछे है, CH3 को ऑब्वियसली 3 मिलेगा क्योंकि ये दोनों 1 और 2 में आएंगे। अब ये वाला कार्बन पहला कार्बन, इससे आगे ये भी पहला कार्बन, ये कार्बन आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन भी आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है, पर ये वाला कार्बन भी इधर को तो एक कार्बन था पर आगे 2 और कार्बन से कनेक्टेड है। देखो C ट्रिपल बॉन्ड C को कैसे ब्रेक करते थे हम, ट्रिपल को सिंगल कर दिया और 2 कार्बन यहां लगा दिए, इसके आगे भी 2 कार्बन यहां लगा दिए। तो बेसिकली ये वाला कार्बन आ गया आपका ये। अब नेक्स्ट जब आप बात आई इस वाले कार्बन पे, तो ये फर्दर आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड था, तो इसमें जब नेक्स्ट इस कार्बन पे बात आई वो आगे सिर्फ हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो इट मीन्स ये आ गया प्रायोरिटी 1, ये आ रहेगा 2, ये आ रहेगा 3, तो ये 3, ये 1, ये 2, तो 1 to 2, 2 to 3, अगेन इट इज S। सही है, ठीक है ना। अब देखो धीरे धीरे आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी तो आप इसको ओरली सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट यहां पे आते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है, पहला आ गया OH, ये आ गया 1, इन दोनों में ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4। अब 4 पीछे नहीं है तो ठीक है, क्या करोगे फिर, 4 अगर पीछे नहीं है तो एक काम करते हैं, 4 को पीछे लेके जाओ। कैसे, चलो ऐसा करते हैं OH और H को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो H पीछे चला जाएगा, OH आगे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ गया 3, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1, H पीछे चला गया, भूल जाओ। अब क्योंकि आपने ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज किए हैं, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करने से कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है, मतलब अब ये जो आया ये आपके दूसरे एनेंटियोमर का आएगा, ठीक है। देखो तो 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है S, पर क्योंकि आपने ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज किया तो ये दूसरा एनेंटियोमर है, तो ये क्या था R था, तो ये हो जाएगा R। समझ आ गए। तो अगर लोएस्ट पैरिटी पीछे नहीं है तो उसको पीछे ले जाओ, एक एक्सचेंज कर लो किसी एक के साथ, फिर जो आंसर आ रहा है उस आंसर को पलट दो। इस केस में भी देखो
1 2 3 4, 4 पीछे नहीं है, तो मान लो बी आर और एच को इंटरचेंज करते हैं, तो एच पीछे चला जाएगा, बी आर ऊपर आ गया, तो बी आर आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, 1 2 3, ये क्लॉकवाइज है आर, तो फिर ये हो जाएगा उल्टा एस। क्लियर? अब नेक्स्ट इज ट्राई एफ जी एंड क्वेश्चन नंबर 14 का ए बी सी एंड डी इफ दोज आर विजिबल। चलो 14 को छोड़ो, एफ और जी को पहले सॉल्व करो। देखो यहां पे पहला तो आ गया क्लोरीन, राइट। अब इसको हम ऐसे करते हैं कि इसको ऐसे लिख, थोड़ा सा हमारे लिए विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस से के दो हमें सेम प्लेन में करना है, एक फ्रंट में करना है, एक बैक में करना है। तो बैक में हम किसको कर सकते हैं, इस रिंग को अगर हम फ्लैट मान लें कि ये वाली जो लाइन है ये अवे हमारे से पीछे की तरफ जा रही है, दूर तरफ जा रही है, तो ये बैक साइड में आ जाएगा। ये वाला और ये वाला सेम प्लेन में ले सकते हैं, और ये वाला आ जाएगा फ्रंट में, राइट। ठीक है ना। या फिर आप ये कर सकते हो कि इन दोनों को सेम प्लेन में ले लो, इसको फ्रंट में ले लो, इसको बैक में ले लो। तो बैक में तो देखो क्लोरीन ये आ गया 1, इधर को ये पहला कार्बन है उसके आगे क्लोरीन है, तो ये आ जाएगा 2, इधर H है फ्रंट में, H को पीछे लेके जाना था, तो H को अगर हम इसके साथ एक्सचेंज करें मान लो, तो ये आ जाएगा 3, तो 1 2 3 ये आ रहा है क्लॉकवाइज, दैट इज R, तो ये क्या हो जाना चाहिए S। क्लियर है? तो ये पहला वाला तो आ गया S। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, तो फिर से वही काम करेंगे कि ये दो सेम प्लेन में है, ये वाला मान लो फ्रंट में है और ये वाला बैक में है। तो अब देखो ये वाला H जो है ये बैक में नहीं गया, तो उसको बैक में ले जाते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, बैक वाले को इसके साथ। तो ये था 1 और इस साइड था 2, ये बैक वाला था 3 और ये था 4। तो 4 और 3 को हमने इंटरचेंज किया, 4 को पीछे ले गए, तो 3 यहां आ गया, ये 1 है और ये आ गया 2, तो 1 2 2 2 3, ये आ रहा है क्लॉकवाइज R, तो अगेन ये क्या हो जाएगा S, तो ये वाला भी S है। तो दोनों कायरल सेंटर जो दोनों कार्बन है दोनों S कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। G में क्या रहेगा, COH1, सॉरी नॉट COH1, NH2, क्योंकि पहला यहां पर कार्बन है, यहां पहला नाइट्रोजन है, तो NH2 वाला 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 तो पीछे भूल जाओ, 1 2 2 2 2 3 क्लॉकवाइज दैट इज R, राइट। अब सेम चीज अगर हमें फीचर प्रोजेक्शन में करनी हो तो क्या करना होता है, तो देखो उसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ज्यादा डिफरेंट नहीं है। प्रायोरिटी असाइन करो, ये आ गया 1 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ओके 1 2 2 2 2 3। अब 1 से ही ऐसे 3 नहीं आना चाहिए बीच में, 1 से पहले 2 पे ही जाना है, 2 से फिर 3 पे जाना है, तो ये ऐसे चलेगा, तो ये आया काउंटर क्लॉकवाइज। अब इसमें देखना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, तो हाँ लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल में है, तो ठीक है, जो आंसर है वही आपका आंसर होगा S। अगले वाले केस में NH2 1 2 3 4, तो 1 2 2 2 2 3 कैसा रहे क्लॉकवाइज R, पर लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, समझे, वर्टिकल नहीं है, H जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल ना हो तो आंसर को पलट दो, तो अभी क्या आ रहा था R, तो ये बन जाएगा S। फिर इस केस में पहला तो OH आ जाएगा, ये 1, देन ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, 2 3 4, तो 1 2 2 2 2
3, एस आ रहा है पर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है तो ये हो जाएगा R, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1 2 3 4, तो 1 2 2 2 2 3 क्लॉकवाइज और लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल ही है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो ये R. तो दिस इज हाउ वी विल बी गिविंग RS नेमिंग टू डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो आई थिंक इसके बाद आप 10-15 क्वेश्चन अगर RS नेमिंग पे सॉल्व करते हैं, यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द RS नेमिंग. ओके, तो दैट पार्ट इज डन. तो नेक्स्ट लेसन में वी विल कंटिन्यू विद कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, एनेंशियोमेरिक एक्सेस क्या होती है, डायस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड, तो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग, और कुछ और अच्छी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल, अब यहाँ पर तो सिर्फ एक ही फिशर प्रोजेक्शन में भी इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो वहां पर नेमिंग हमें कैसे कैसे करनी है, राइट. तो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. सो बी प्रिपेयर्ड, सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.